जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज जी हम बात करेंगे लाल पीर पावर लिमिटेड के हवाले से जिसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो अभी इनकी जो है वो एनालिस्ट ब्रीफिंग हुई है 31 दिसंबर 2023 की, जो इनकी बुक्स क्लोज हुई हैं उसके ऊपर। एक तो इसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग के ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन आ गई है और ओवर द वीकेंड आ गई थी। फिर वीकेंड पे मैं ज़्यादातर आपके सवालात ले रहा था, तो इस वजह से इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि लाल पीर भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट केस के तौर पे देखते हैं। तो अभी इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या रिस्क्स हैं और क्या रिवॉर्ड्स हैं। देखें, ये चैनल मैंने बेसिकली बनाया इस वजह से है कि आप लोगों को एजुकेट कर सकूं, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकूं, आपको पता चले, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि आपको अगर तो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो फिर तो आपको समझ लगेगी, लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है तो फिर तो आपको इन चीज़ों की समझ ही नहीं लगेगी। तो मेरा जो प्राइमरी मोटिव है वो यही है कि आप लोगों को ज़रा आसान से अल्फाज में ये फाइनेंशियल टर्म्स और बिजनेस की वैल्यूएशन करना सिखा दूं, ताकि आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं फाइनेंशियल लिटरेसी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है, अगर तो मिसाल के तौर पे ये उस बंदे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जो बंदा एक जो है वो 9 टू 5 जॉब कर रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता, मतलब कोई उसकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं बन सकती। हाँ, ये वो कर सकता है कि वो अपना जो क्या कहते हैं पैसा, अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में, जिस जिस जो कि स्टॉक एक्सचेंज में मिलते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होते हैं, उनमें अगर अपना पैसा लगा देगा तो वहां से हो सकता है उसको कोई अर्निंग हो जाए और उसकी जल्दी जान छूट जाए ये नौकरी चौकरी से। ठीक है जी। तो ये बनाने का मकसद जनाब, प्राइमरी मकसद यही है। ठीक है जी। अब अगर आप मुझे मैसेजेस में नीचे जो आप कमेंट में करते हैं कि जी फलाने की टिप बताएं, फलाना स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, ये उन लोगों से जाके पूछें जो ये धंधा बेच रहे हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट के हवाले से जो ये एक्साइटमेंट वाली और मतलब बला बला किस्म की जो है वो चार्ट एनालिसिस करके, सिर्फ चार्ट एनालिसिस करके, चार्ट एनालिसिस गलत नहीं है, आपको एंट्री एग्जिट समझ लगती है, लेकिन सिर्फ चार्ट एनालिसिस पे बैठ के वो कंपनियां जिनका कोई जो है वो बैलेंस शीट फाइनेंशियल्स कुछ बेहतर नहीं है, उनके ऊपर जो है वो अपनी बहरहाल जो भी चीज़ बना रहे होते हैं, वो हर बंदे की दुकान है चल रही है, तो नई नई मासूम पौध को जो है वो मिस गाइड कर रहे हैं। और इवेंचुअली आपने इसी चैनल पे लॉन्च करना है, क्योंकि जब आपको धक्के लगेंगे, जब आपका पैसा हाथ में नहीं रहेगा, तो फिर आपको समझ लगेगा कि ये जो फॉरेक्स के गुरु जिन्होंने करोड़ों रुपए की एडवर्टाइज करके जो है वो लोगों को मिसगाइड किया है, किसी का 25 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का करोड़, किसी का 2 करोड़, बेचारे अपना पैसा जो है वो इसमें ज़ाया कर चुके हैं। खैर एनीवेज जी, कमिंग बैक टू टॉपिक, फिर मैं बोलना शुरू होऊंगा तो फिर वो दूसरी साइड पे चली जाएगी बात। लाल पीर पावर लिमिटेड जो है ये पावर जनरेशन कंपनी है, यानी बिजली बनाती है। ठीक है, और बिजली की आपको पता है बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो ये बिजली बनाने वाले जो लाल पीर हैं, इसको पहले समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये बिजली वाले कारखाने कैसे काम करते हैं। तो देखें जी, बिजली के जो कारखाने बने हुए हैं पाकिस्तान में, आईपीपीज जिनको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, तो ये इनका जो मुआहदे हुए हुए हैं वो इस तरह से हैं कि टेक और पे बेसिस। टेक और पे बेसिस का मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ बना लेंगे, आप उसको खरीदें या ना खरीदें, आपने हमें पैसे देने हैं। ठीक है, तो अब लाल पीर भी उसी मुआहदे का हिस्सा है। और अब मसला ये है इनका कि ये जनरेशन जो कर रहे हैं, पावर जनरेशन, ठीक है जी, वो कर रहे हैं जी, टेक्नोलॉजी जो इनकी है वो ऑयल फायर्ड स्टीम टरबाइन्स हैं। ठीक है, मतलब ये अ, जो ऑयल फायर, ऑयल को जला के जो है वो स्टीम बनाते हैं, फिर उससे टरबाइंस चलती हैं तो बिजली बनती है। अब ये जो सिलसिला है ना, ये थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, और इस महंगे बिजली की प्रोडक्शन की वजह से इनका कोई और सोर्स नहीं है बिजली बनाने का।
और दूसरी जो है वो कैपेसिटी एडिशन हुई है मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें हाइडल एनर्जी है, कोल बेस्ड एनर्जी पावर प्लांट्स हैं, इसके अलावा RLNG हैं, जो कि इससे सस्ते पड़ते हैं, जिनकी प्रोडक्शन सस्ती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इनकी प्रोडक्शन महंगी होगी तो पावर परचेजर इनसे उस सूरत में खरीदेगा जब उसको बिजली जो है वो उतनी नहीं मिल रही होगी जितनी उसकी डिमांड होगी। बात समझे? तो जाहिर सी बात है, अगर 4 लोग खड़े हुए हैं और 4 लोगों में से 3 लोग सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो अगर वो 3 लोगों से सस्ती बिजली खरीद के हमारी जो डिमांड है वो पूरी होती है, तो फिर उन 3 से खरीदी जाएगी। और उसके बाद जनाब कुछ जो एक्स्ट्रा मतलब कुछ दिनों में एक्स्ट्रा कोई सप्लाई आ जाएगी या हाइडल एनर्जी को डिस्टर्ब हो जाएगी, रिन्यूएबल तो नहीं होती, हाइडल हो जाती है, या फिर RLNG की जो है वो इंपोर्ट के ऊपर कोई मसला होगा, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, ऑयल फायर्ड स्टीम मतलब टेक्नोलॉजी पे, जो कि महंगी है लेकिन मजबूरी है, तो उस वजह से आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो अब मैं लाल पीर का जो फाइनेंशियल डाटा अगर उसको देखता हूँ 2018 से, इनका लोड फैक्टर के ऊपर अगर देखें तो 56% से लोड फैक्टर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। डिस्पैच जो है वो अगर आप देखेंगे जो इन्होंने बिजली बना के बेची, वो 2018 में 868 थी, फिर 395 हुई, फिर 341 हुई, फिर 818, 837, और अब 2023 में 267 रह गई है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुअली इनका जो डिस्पैच है वो बढ़ता तो है, लेकिन क्योंकि अब कैपेसिटी एडिशंस काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं, तो उसकी वजह से इनकी जो डिस्पैच है वो थोड़ी सी कम होगी। और यही बात जो है वो आपको एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी जो है वो आउटलुक में अगर आप देखेंगे, मैं सबसे लास्ट पे आऊँ, तो यहाँ पे भी यही बात इन्होंने लिखी है, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ न्यू पावर जनरेशन प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइडल एनर्जी, कोल, रिन्यूएबल, RLNG at a lower price, it is expected that Lalpir will only be dispatched in peak demand season. In case of interruption in supply of RLNG or in low water month, this will help company minimize its fuel losses. तो फ्यूल लॉसेस को इनकी बेसिकली कम करेगा। इसी चीज़ के पेश नज़र अगर आप देखेंगे इसको, अब इसके थोड़े से फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं, तो फाइनेंशियल्स के ऊपर आप देखेंगे कि 2023 में 19 अरब रुपए की इन्होंने डिस्पैच की है, और ये जो है वो पूरे साल की नंबर्स आपके सामने शो हो रहे हैं। 2021 में 22 में सॉरी अगर आप देखेंगे तो 37 बिलियन का था। तो ये ग्रेजुअली जो है वो मोर देन समझ लें कि 45% जो है वो इसके अंदर डिक्रीज आया है। अब ये डिक्रीज के बावजूद जो है वो अगर आप इसकी बॉटम लाइन देखेंगे तो 12 रुपए की EPS बना रहे हैं ये लोग। ठीक है, 40 रुपए की इस कंपनी की जो है वो बुक वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो या सबसे पहले तो जो चीज़ देखी जाती है वो उसकी बुक वैल्यू देखी जाती है, अगर कंपनी लिक्विडेशन पे खड़ी हो। लिक्विडेशन से मुराद ये है कि कंपनी का बिजनेस खत्म होने वाला है। तो ख़त्म होने की सूरत में भी आप 40 रुपए जो है वो एक उसकी जो ब्रेकअप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ब्रेकअप जो है वो इसी में कहीं पे दिया हुआ है, आप इस डाटा में अगर सर्च आउट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये बेसिकली जो मैंने खोली हुई है ये इसी एनालिस्ट ब्रीफिंग जो 31 दिसंबर 2023 की ये एनुअल रिपोर्ट है। तो एनीवेज इसके अंदर जब आप आएंगे जनाब, तो इधर आप देखें जी, अर्निंग पर शेयर इसकी 12 रुपये है, पीछे इसकी इतनी अर्निंग नहीं रही, तो इनको फ्यूल लॉसेस काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट उसमें मिली है। तो इसके उस टाइम की जो प्राइस थी उसके मुताबिक 83 पैसे की इसकी पी बनती थी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। तो उसी वजह से लोगों ने इसको ख़रीदा। मतलब अगर हम हिस्टोरिकली देखें, और शेयर ने जो है वो 5-6 माह में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। ये ब्रेकअप वैल्यू सॉरी जो मैं कह रहा था वो 41 रुपीज़ इनकी बन रही है, यानी कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाएगी, बंद होगी, तो 41रुपए जो है वो मोर लेस कंपनी जो है वो इसको बेच के ले सकती है। ये किताबों में इसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन 2027 तक इसका जो प्लांट है उसका PPA तो हुआ हुआ एक्सपायर नहीं होना, मतलब अगर 3 साल इसकी लाइफ है, अब ये लाल पीर जो है वो चल सकता है। अच्छा, अब जनाब ये आ जाते हैं थोड़ा सा इसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग के ऊपर।
एनालिस्ट ब्रीफिंग में एक तो इसके ऊपर बात हुई, दूसरी इसकी जो है ना, देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट्स काफ़ी बेहतर हो गए, ठीक है। और इसी तरह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल में बेहतर हुए, परसेंटेज बेसिकली बेहतर हुई, और उसमें जो फ्यूल लॉसेज हैं वो कम होने की वजह से परसेंटेज बेहतर हुई। तो कंपनी जो है वो फ्यूल लॉसेस को बचा के अपने जो है वो बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर रही है, ना कि अपनी सेल्स को बढ़ा के अपनी बॉटम लाइन यानी अपनी प्रॉफिट को इम्प्रूव कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जी सेल्स तो कम हुई है लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो पिछले साल से कम ज़्यादा दिखाया है। तो उसके बैक पे रीज़न यही है कि क्योंकि कंपनी जो है वो फ्यूल लॉसेस की जो है वो कम किए हैं, मिनिमाइज किए हैं, तो उस वजह से इनको बेहतर जो है वो अर्निंग्स में, ग्रॉस अर्निंग्स में इजाफा हुआ, उसी तरह से फिर नेट अर्निंग्स में इजाफा हुआ। अच्छा, उसके बाद जनाब आ जाते हैं, ये इन्होंने अपनी एनालिस्ट ब्रीफिंग में भी यही बात लिखी। अच्छा, ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखेंगे आप तो, अगर आप 2023 में देखेंगे 2022 के मुकाबले में, तो ऑपरेशनल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो परसेंटेज टर्म में काफ़ी कम है, ठीक है ना। अब ये देखें जनवरी फरवरी, क्योंकि पीक सीजन नहीं होता, ठंडे दिन चल रहे होते हैं तो डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर ये अप्रैल मई जून जुलाई में अगर आप देखेंगे, अगस्त सितंबर तक जो है वो काफ़ी अच्छा, मतलब इनका सीज़न होता है, और इस सीज़न में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होती है। लेकिन वो जैसे ही पीक सीज़न ख़त्म होता है तो फिर ये नीचे आना शुरू हो जाते हैं, इनके नंबर्स। तो अब इसी तरह से जाहिर सी बात है, ऊपर भी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कंपनी क्योंकि जो है वो इनका प्रोडक्शन मिक्स इतना अच्छा नहीं है, तो उस वजह से पीक डिमांड सीजन में इनकी जो है वो बिजली बनती है और बिकती है, ठीक है जी। तो लेकिन इसको भी अगर आप पिछले साल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो भी काफ़ी कम हो गया ना। और रीज़न उसमें फिर मैंने आपको बताइए कि डिमांड एंड सप्लाई वाली है, सस्ती बिजली बनाने वाले ज़्यादा आ गए हुए हैं मार्केट में। तो ये एक रीज़न हो गई। उसके अलावा जनाब अ, इसका जो है वो ट्रेड डेट, जो सबसे बड़ा चैलेंज इन इस सारी इंडस्ट्री का है, वो यही है कि इनका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट पैसा इनका नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा सर्कुलर डेट में जो है वो फंसा होता है। तो सर्कुलर डेट की फंसे होने की वजह से अब इनका 10 अरब रुपए का जो है वो तकरीबन डेट मार्केट में फंसा हुआ है। अब इनकी पेमेंट्स होंगी तो तब जाके इसकी जो है वो डिविडेंड्स वगैरह रिलीज होंगे, और इनका ऑपरेशनल कैश फ्लो जो है वो बेहतर होगा। मैं थोड़ा सा इसके ऑपरेशनल कैश फ्लो पे बात कर लूँ, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके ऊपर तकरीबन सारे ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अक्रूवल बेसिस पे बना होता है। जो आपका ईपीएस आ रहा होता है किसी भी कंपनी का, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो सारे का सारा जो है कैश मिला हुआ है। हो सकता है उसमें 50% 70% मार्केट में पैसा फंस गया हो, क्योंकि उधार के ऊपर ये मार्केट जो है वो चलती है हमारी। तो इनका भी उधारी वाला सिस्टम जो है वो इनके लेके बैठ गया है। अब ये लेटेस्ट जो क्वार्टर इसका 31 मार्च 2024 को क्लोज हुआ है ना जी, उसमें अब आप देखेंगे कि इसके जो ऑपरेशनल कैश फ्लोज हैं वो कैश जनरेटेड इन यूज्ड इन स्लैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 3.7 बिलियन नेगेटिव में है। ठीक हो गया, नेट 3.9 है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े कम है इनके, इंटरेस्ट जो है वो रिसीव भी कम हुआ है, डिविडेंड इन्होंने पे किया, तो इनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये सारा काम ऑपरेशन से चला रहे हैं, ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये यूजली लोगों को नहीं करते, ये जो भी कमाते हैं वो डिविडेंड्स की फॉर्म में दे देते हैं, या फिर जो है वो इनको पैसे बेचारों को मिलते नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको इसको देखेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4.014, मतलब तकरीबन 4 अरब का ड्यूरिंग द ईयर जो है वो इनका ये मामला हुआ है। पीछे का जो कैश फ्लो बिगनिंग पे खड़ा हुआ था इनका, वो 3.9 बिलियन का था नेगेटिव में, और अभी इनकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड हो गया 8 बिलियन, ठीक है। अब इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 4 अरब रुपए की जो है वो फाइनेंसिंग कराई होगी ना, जाहिर सी बात है, इनको ये पैसा किसी ने वैसे थोड़ी देना है, कोई फूफी का पुत्र थोड़ी होता है कि जो है इनको पैसा दे देगा। तो 4 अरब रुपया इन्होंने
पैसा जो है वो मार्केट से रेज किया होगा, यानी हाई डेट इंटरेस्ट रेट से जो है वो रेज किया होगा, जो कि इनकी फाइनेंस कॉस्ट में रिफ्लेक्ट होगा, और जाहिर सी बात है वो इनके प्रॉफिट्स भी खाएगा। और रीज़न यही है कि ऑपरेशनल कैश फ्लोज इस वजह से नेगेटिव हुए हैं कि इनका मामला जो है वो फंसा हुआ है जाके जनाब गवर्नमेंट के साथ। और इन्होंने आई थिंक इसमें भी कहीं पे हाईलाइट किया हुआ है एनालिस्ट ब्रीफिंग में कि हमारा जो पैसा जो फंसा हुआ है पावर परचेजर के पास, उन्होंने काफ़ी दफ़ा हमें इसको कमिटमेंट किया है और हमें हमारी टाइमली पेमेंट नहीं की। तो इस वजह से जनाब इन्होंने ये देखे ना, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स की सूरत में जनाब 8.020 बिलियन का लोन लेके अपने जो है वो, जाहिर सी बात है ये पैसा नेगेटिव है तो ऑपरेशंस तो चलाने हैं ना, पीछे पेमेंट करनी है ऑयल की, सब सब चीज़ों की, कंपनी चला रहे हैं तो उस उनकी भी पेमेंट करनी है। तो ये जनाब 8 अरब रुपए की इन्होंने बोरविंग करके, जो कि पिछले साल में सिर्फ 1.7 थी, और ये इससे तकरीबन कोई 4 टाइम्स बढ़ चुकी हुई है। इसी फाइनेंशियल क्रंच की वजह से, मामलात की वजह से जो है ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, और 10 अरब रुपए इनके जो है वो ओवरड्यू अमाउंट है, जो कि इनको पावर परचेजर से मिलनी है। उसमें से 8 अरब रुपया ये लेके बैठे हुए हैं जनाब बैंक बोरविंग से, शॉर्ट टर्म बोरविंग से, और अपना जो है वो साइकिल चला रहे हैं। तो ये बाई साइकिल नहीं है, ये कैच का साइकिल है, ठीक है जी। तो ये जनाब मामला है, इसकी वजह से जनाब ये लाल पीर थोड़ा सा फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, लेकिन आपको पता है कि ये इवेंचुअली पैसा जो है वो मिल जाता होता है, क्योंकि इसके पीछे जो है वो सॉवरेन गारंटी है गवर्नमेंट्स की, और पावर परचेजर जो है वो अगर नहीं देगा सॉरी, तो ये फिर गवर्नमेंट जो है वो उस सूरत में देगी। इसकी डिप्रेस्ड जो है वो आजकल की सिचुएशन, उसमें एक तो कैश क्रंच है, दूसरा इनका जो बिजनेस मॉडल है वो ऑब्सलीट होता जा रहा है, उसकी वजह से इनको नई कैपेसिटी या तो ऐड करनी होगी बीच में, और जो कि मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगी, तब जाके ये जो है वो पावर प्लांट ज़्यादा जो है वो ग्रो करेगा। यहीं तक रखते हैं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।